नमस्कार, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे आ गए हैं। लोगों को नई नीति दी जा रही है, विकास मॉडल भी तैयार किया जाएगा। बजट में ख्याल भी रखा जा चुका है पश्चिम बंगाल का। इसी के साथ मैं आज प्राइम डिबेट का आगाज करती हूं और आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। ऐसा लग रहा है कि मानो बंगाल में चुनाव नहीं बल्कि दंगल होने जा रहा है। तभी तो इस वक्त बंगाल में दो बड़ी पार्टियां यानी टीएमसी और बीजेपी इन दिनों एक दूसरे पर वार कर रही हैं। टीएमसी डाल डाल तो बीजेपी पात पात, कोई किसी से कम नहीं। बंगाल की सियासत में इन दिनों एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा सब कुछ नजर आ रहा है। नेता इतने बेसब्र दिखाई दे रहे हैं मानो उनकी चले तो चुनाव आज ही करा ले। बंगाल जिस राजनीति के लिए जाना जाता था, अब वहां वैसी राजनीति देखने को नहीं मिलती। पहले बंगाल की राजनीति में कलम का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आधुनिक युग में हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। लोगों का शोर सुनाई दे रहा है। बंगाल की सड़कों में खून खराबा दिखता है। चुनाव से पहले ही नेता एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देने लगते हैं, जो उस दौर की राजनीति से बिल्कुल परे दिखाई देता है जिसके लिए बंगाल जाना जाता था। बीजेपी इस वक्त परिवर्तन की यात्रा के माध्यम से बंगाल में परिवर्तन लाने का हुंकार भर रही है। अमित शाह जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ जय श्री राम के नारे लगाना क्या गलत है। उन्होंने ममता को एक बार फिर हिंदुत्व के कार्ड पर घेर लिया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बीजेपी बंगाल फतह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। बीजेपी बंगाल में पहले से ही मिशन 200 प्लस की तर्ज पर आगे बढ़ रही है और इन तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता यानी अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचते रहते हैं। खास तौर से शाह बंगाल में अपनी तिरछी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी चूक न हो सके। अमित शाह लगातार बंगाल में अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचते रहते हैं। वो एक बार फिर बंगाल पहुंचे और उन्होंने सीएए को लेकर बड़ा बयान दे दिया। अमित शाह ने कहा कि हम कोविड-19 टीकाकरण खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा, विपक्ष सीएए पर अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है। भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर इससे असर नहीं पड़ेगा। और इस सीएए के लिए जो भ्रांति फैलाते हैं, उनको कठोर जवाब अपने मुंह से मैं दूंगा, मैं जरूर आऊंगा। मीडिया वाले
और तृणमूल कांग्रेस वाले सभी सीएए के बारे में सुनना चाहते हैं। मुझे मालूम है, मैं बताता हूं सीएए के बारे में डंके की चोट। तो सुना आपने, अमित शाह की ये बेबाक बोल एक बार फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो बंगाल में सीएए हर हाल में लागू करेंगे। बीजेपी और टीएमसी बंगाल में हिंदू मुस्लिम कार्ड अपने अपने तरीके से खेलने का जतन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय को सीएए के सहारे अपने साथ बांधने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि बीजेपी और टीएमसी में से कौन अपने मंसूबों पर विजय पा पाता है। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह मास्टर स्ट्रोक खेलते नजर आए। कहा ममता बनर्जी कह रही थी हम सीए लागू नहीं होने देंगे, लेकिन कोरोना वैक्सीन काम निपटने के साथ ही बंगाल में सीए के तहत नागरिकता देने का काम कर दिया जाएगा। शाह ने कूच बिहार और ठाकुर नगर में रैली की, साथ ही जय श्री राम के नारे पर भी जोर दिया। तो वार पलटवार के साथ राम और जय सिया राम का अंतर भी सामने आने लगा है। क्यों है ममता दीदी को राम से इतनी चिढ़, और क्या बीजेपी की नैया जय श्री राम के नारे के बिना पार नहीं लग पाएगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और करते हैं शुरुआत प्राइम डिबेट की। आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक बाजपेयी, टीएमसी के नेता शुभांकर भट्टाचार्य और विनीत शुक्ला बीजेपी नेता शामिल हो चुके हैं। तो सबसे पहले सवाल मैं बीजेपी के नेता से करूंगी। विनीत जी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल यह है, विकास का कार्यक्रम की बात हो रही है, परिवर्तन रैली के जरिए परिवर्तन की राह पकड़ी जा रही है। जय श्री राम के नारे की जरूरत क्या है? क्या इसके बिना चुनाव में नैया पार नहीं लगेगी? देखिए, कोई भी शुभ काम करना होता है कीर्ति जी, तो भगवान का नाम लेना होता है। प्रभु श्री राम का अगर नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। इस देश के अंदर बहुसंख्यक लोगों के आराध्य भगवान श्री राम हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला दिया तो पूरे विश्व में एक लहर सी दौड़ गई कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। आज समर्पण लोग दिखा रहे हैं और अपनी समर्पण राशि से लोगों को का ये भाव है कि एक एक ईंट हमारे नाम की वहां पर लगेगी। तो ऐसे हमारे आराध्य देव अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, वहां पर राम मंदिर बन रहा है। अगर हम उसका जिक्र करते हैं तो हमारे एजेंडे में राम का जिक्र, राष्ट्रवाद का जिक्र, एकात्मतावाद, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत का, ये सारे मुद्दे हमारे उस संकल्प पत्र में रहे हैं, और इन सबको एक एक करके पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है, अक्षरशः पूरा कर रही है। कहीं भी संकल्प पत्र से इधर उधर नहीं होती है। विकास का एजेंडा है, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को अगले पैदान पर लाने के लिए जो हमारा लक्ष्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उसका काम हमारी सरकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो या हमारी राज्यों में जहां जहां भी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं। सुशासन के साथ साथ बिना भ्रष्टाचार के, जो पहले क्या व्यवस्था थी 2017 से पहले, लूटवाद, भ्रष्टाचारवाद चरम पर था इस उत्तर प्रदेश के अंदर। आज कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाएं तेज गति से चल रही हैं। वही पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे से डरी हुई ममता जी बार बार वो परेशान होती हैं। कई जगह पर प्रधानमंत्री जी की सभा होती, उसमें भी वो विचलित नजर आई। क्या जय श्री राम बोलना गुनाह है क्या? इस देश के अंदर अगर बोला जा रहा है तो जय श्री राम जरूर बोला जाएगा, और परिवर्तन की लहर, जो ये परिवर्तन यात्रा है पश्चिम बंगाल में होके रहेगी। ममता जी की निर्ममता से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं और भय भूख से छुटकारा पाना चाहते हैं। जो रक्त रंजित पश्चिम बंगाल को ममता जी ने बना दिया है, एक साफ सुथरी सरकार भाजपा के नेतृत्व में जनता वहां की देख रही है। चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो जानता है कि विकास की योजनाएं अगर कोई निचले स्तर तक पहुंचा सकता है, डायरेक्ट अगर बेनिफिट पहुंचाना है, तो मोदी सरकार और भाजपा सरकार को चुनना है। जी तो मैं आऊंगी शुभांकर जी, आप पर आऊंगी। विकास की राह तो पकड़नी है, लेकिन जय श्री राम के नारे के साथ वहीं सीए का मुद्दा भी फिर गरमाने लगा। एक बार फिर अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन एक बार आ गई है, कोरोना से निजात मिल जाएगी, सीए का मुद्दा उठेगा, फिर नागरिकता दिलाने की राह पर बंगाल में राजनीति तेज हो गई है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं भी माननीय प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था भाजपा के, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा।
जहां तक सीए और एनआरसी की बात है, मैं जानना चाहूंगा कि जो नेता आज इनके पाले में चले गए हैं हमारी तरफ से, वो पहले जाते थे तो जनता के बीच में सीए और एनआरसी के विरुद्ध में बात करते थे, तो जनता को समझाते थे कि उसकी कमियां क्या है। जी। आज उन्हीं नेताओं को ये अपने पाले में लाके उनको डरा धमका के, उनके ऊपर जो केस लगे थे उनको हटाने का लालच देके, आज के दिन में उन लोगों को फिर से अब वही लोगों को इस्तेमाल करेंगे सीए और एनआरसी का, तो फिर नीति की बात तो यहीं पे छूट गई। नीति की बात तो कर ही नहीं सकते। अब रहती है विकास की बात। जिन लोगों ने पिछले 2 वर्षों का जो वहां का पैकेज था बंगाल का 55,000 करोड़ का, वो अभी तक क्लियर नहीं किया, उनसे हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे के विकास के लिए वो क्या करेंगे। 1,000 करोड़ रुपए अम्फान के लिए बोला जाता है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा उसमें से कितनी रकम अभी तक की अदायगी हुई। ये बार बार बोलते रहे कि ऑडिट की बात छोड़िए, जो कोरोना में आपके पास पीएम फंड में जो कोरोना का जो पैसा आया था उस तक का तो ऑडिट हुआ नहीं पाया। तो आप तो राज्य सरकारों को सिर्फ डिस्टेबलाइज करने के लिए तो आपने हमेशा कोशिश की। आपने जिन जिन राज्यों में आप नहीं थे उसको आपने सहायता करने के लिए क्या किया। दिल्ली तो आपने परेशान कर रखा था, मध्य प्रदेश में आपने क्या किया सबने देख लिया। कोरोना के बीच में एक दिन के लिए गैप डाल करके वहां की पूरी राजनीति बदली गई, वहां का पूरा वहां की सरकार को गिराने का पूरी साजिश रच ली गई। तो साहब भाजपा यहाँ पे सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम से आ रही थी, केंद्र प्रकार हमको किसी तरीके से राज करने की नीति नहीं ला रहे। राजनीति को खराब करने की दिशा ये होती है जब राज करने के ऊपर नीति न रहे। इनकी सिर्फ एक नीति है कि किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना है, सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ, बस इसके अलावा आज तक भाजपा ने कुछ नहीं दिया। बंगाल एक छोटा सा प्रदेश है जहां पे बहुत बड़े बंगाली, मैं बंगाली आदमी हूं साहब, मुझसे पूछिए वहां जय श्री राम, जय मां दुर्गा, जय मां काली कहां कहां होता है हम बता सकते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों ने ये नहीं किया था। वहां लड़ाइयां इस बात की नहीं थी, कम्युनिस्ट के साथ भले ही लड़ाई रही हो, नीतियों की जरूर रही होगी, लेकिन आज के दिन में वहां धर्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये दुख की बात है, ये दुखद है। तो बीजेपी नेता से मैं पूछूंगी, विनीत जी क्या कहना है? नीति नहीं है, चुनाव लड़ने तो चले हैं लेकिन नीति नहीं है। देखिए अभी स्पष्ट कर दिया हमारे जो टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि राज करने के लिए हम लोग वहां पर सत्ता चला रहे हैं। तो राज करने के लिए आप लोग करते हैं क्योंकि ममता जी वहां पर हिटलर शाही की तरीके से शासन चला रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा भाव से सरकार चलाएगी, ये सबने देखा है और सबको पता है कि देश में अगर कोई योजना लागू करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो अंतिम छोर तक जाती है। क्यों नहीं ममता जी ने किसानों के सम्मान निधि का पैसा वहां पर लोगों तक पहुंचने दिया? क्यों नहीं लिस्ट दिया? वहां पर उन्होंने किसी का एड्रेस नहीं, किसी का नंबर नहीं, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा करीब जो है घुसपैठिए हैं, उनके सहारे जो वहां पर खूनी संघर्ष खेला जा रहा है, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं कराई जा रही हैं। ममता जी लगातार वहां पर अराजकता, गुंडाई का माहौल बना चुकी हैं और उस सब से निजात पाना चाहती वहां की जनता। इस तरीके की अराजकतावादी सरकार नहीं चाहती है वहां पर पश्चिम बंगाल की जनता, चाहे वो मतुआ समुदाय के लोग हों या अन्य समुदाय के जो मूल वहां के बांग्लादेशी हैं। आप सोचिए, महान विभूतियों का पश्चिम बंगाल राज्य रहा है। वहां पर विवेकानंद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को खंडित करने का काम, तोड़ने का काम इन लोगों ने किया और लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना हो या घुसपैठियों के जरिए हिंसा करानी हो, हमले कराने हो, तमाम कार्यकर्ताओं को रैली निकालने नहीं देना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमले करा देना, ये कहां का लोकतंत्र है? लोकतंत्र की हत्या करा रही, इस निर्ममता से छुटकारा पाना चाहती है पश्चिम बंगाल की जनता। जी शुभंकर जी, लेकिन मुझे इससे पहले विनीत जी से भी एक सवाल पूछना था, क्या जितनी भी हत्याएं हुई हैं या जो भी गुंडागर्दी होती है उसको टीएमसी के ऊपर डालना या ये साफ तौर पर उसको लेकर राजनीति करना कहां सही है? मेरा ये सवाल आपसे है। देखिए, टीएमसी की सरकार है वहां पर कीर्ति जी, टीएमसी की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं। इसका फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी वहां पर फायदा उठाने की नहीं, जनता चाहती है, जनता त्रस्त आ चुकी है इनकी जो अराजकता वाली, जो भ्रष्टाचार वाली, जो लूटवाद का, जो पश्चिम बंगाल का जो विकास से वंचित रहा है इतने दिनों तक, उस विकास के एजेंडे को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर गई है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी वहां पर गए हैं। तो जो परिवर्तन रैली है आप देख रही, जो जनसमूह उमड़ा है जय श्री राम के नारे के साथ, उसी नारे को अगर कहीं पर भी ले लिया जाता तो ममता जी लोगों पर माइक फेंक के मार दे रही हैं। उनकी सभा में ही लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तो क्या जय श्री राम कोई इसका जो है राजनीतिक, उसका राजनीतिकरण करा जाए, ये गलत है।
जय श्री राम तो सभी बोलते हैं, हम नहीं, राम तो राम उन्होंने- बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, तो उसमें कौन सी दिक्कत ममता है? दीदी ने तो साफ कर दिया ना कि हम जय सिया राम कहते हैं। अरे तो जय सिया राम उन्होंने बोलिए, साफ बोलिए, जय ललकार सिया मारी राम है ही कि बोलिए। देखे जरा किसमें कितना दम, 200 सीटें पार लाएगी तो मंत्री मैं बनाऊंगी। देखिए यही मैं कह रहा हूं ना, उनकी यही भाषा है, इससे पता चलता है कौन इस तरीके की भाषा करता है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अगर पहुंचते हैं तो तो वो विकास की योजनाओं की बात करते हैं। परिवर्तन रैली से पहले तो आपके नेता भी बोले थे ना, अगर रैली करने दी तो चंगा, नहीं तो फिर पंगा। तो पंगे नहीं, की बात तो बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से भी होती है। लगातार जब आप ये सोचिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगातार हमले किए जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली नहीं निकलने दीजिए, रोड शो नहीं होने दे रहे हैं, आप वहां पर घुसपैठियों के जरिए हिंसा और हमले करा रही हैं, तो फिर कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा? उसका जवाब तो देना होगा ना। हमला करवाती है टीएमसी को, क्या खौफ है बीजेपी का? मैं विनीत जी को मैं कहूंगा कि देखिए, पता नहीं ये ऐसा क्यों है कि ये विशेष कोई ट्रेनिंग होती है प्रवक्ताओं की इस पे कि बिना हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, आतंकवादी और घुसपैठिए, इसके अलावा कहते हैं क्या घुसपैठिए वहां पर नहीं है क्या? देखिए आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। अरे भाई आपने बोला, मैंने घुसपैठिए वहां पर नहीं है क्या? अगर इसी तरीके से आवाज जोर करके अगर इस पे बिल्कुल, चलना है, बिल्कुल। तो साहब मैं विनीत जी अगर एक एक करके बोलेंगे तो शायद तक हमें सही समझ नहीं, आएगा। नहीं, शुभांकर जी, आप बोलिए। घुसपैठिए वहां पर नहीं है क्या? ये अगर बीजेपी का अगर प्रवचन अगर प्रोग्राम है तो आप कर लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं तो मैं, ममता शुभांकर के जी, मैं आपका कुशासन बिल्कुल की तो फिर आप- कुशासन की यहाँ पर जानकारी एक लेने के लिए मिनट, नहीं बैठे हैं। विनीत, जो विनीत गुंडागर्दी है उसके विषय में कहा जाएगा, इसी विनीत तरीके जी, से कहा विनीत जी, जाएगा। एक मिनट शुभांकर जी, मैंने आपकी बात पूर्ण तरीके से सुनी, मैं दोबारा सुन रही हूँ। उन्होंने इंटरप्ट किया, मैं उनको रोक रही हूँ, तो मीडिया पे सवाल उठाने से अच्छा मैंने मीडिया हम का मुद्दे नाम भी पर- नहीं लिया, मैं फिर आपने से कह बोला। रहा हूं, मैंने मीडिया पे कोई अभी सवाल आपने नहीं। बोला। आप प्लीज रिपीट चलिए, करके ठीक, देख ठीक, लीजिए। चलिए, अच्छा, मैंने अपनी सिर्फ- बात कंप्लीट करिए। मैंने अच्छा। माननीय प्रवक्ता जी से कहा कि अगर ये आपका बीजेपी का प्रवचन कार्यक्रम है तो मैं चुप हो लेता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपके चलिए, सम्मान में ठीक है, चुप आप हो अपनी जाऊंगा। बात रखिए। अब मैं आपकी एक बात बता दूं, आप बार बार ये जो चीज कहते हैं गुंडागर्दी, अरे साहब उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, जरा देखिए, यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी को मार दिया जाता है, आपके लोग उसको उनको मार देते हैं, जरा बताएंगे? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कुलदीप सेंगर किस पार्टी से थे? किस पार्टी से थे? अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, ये जो सहारनपुर से लेके देखिए, अपराध करने अरे वाले को सुनिए, यहाँ संरक्षण फिर नहीं वही दिया बात। जाता, उसको जेल की देखिए, सलाखों फिर के वही पीछे चीज। भेजा जाता है। मुश्किल मेरी बात क्या सुन है? लीजिए, आप अपनी बात तो नहीं, करना चाहते हैं, और आप आपके यहाँ उनको विनीत जी, उनको मैं सम्मानित किया आपको- जाता है। विनीत जी, मैं आपने आपको यही मैं कह रहा हूं। दूसरे को सुनने उनके का यही फर्क जवाब है। देने का क्षमता नहीं मौका है। आपको मिलेगा। विनीत जी, एक आपको मिनट। अगर कंटिन्यूअस बोलते रहना तो बोलते रहिए, नहीं तो आप मेरा भी जवाब सुन लीजिए। आपने अपनी बात रखी, उसका विवाद आप मेरे से सुनिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप बंगाल की बात करते हैं तो आप अराजकता की बात करते हैं, लेकिन उन किसानों का क्या जो बीच सड़क में जब वहां पे बैठे रहते हैं उनको आप कह देते हैं खालिस्तानी है। आपको यही नहीं पता है कि वो झंडा खालिस्तानी झंडा कौन सा होता है, और जो वहां पे जो किसान जो लेके बैठे हुए वो झंडा कौन सा है। आपने टिकैत को कह दिया कि भैया वो तो आतंकवादी है। जो आपके विरोध में बात करे उसको आप कहेंगे पाकिस्तानी है। ये कौन से जगह की बात कर रहे हैं? विवाद को सुनना सीखिए। विपक्ष आज के दिन में ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष का विरोध करके आज सत्ता पाना चाहती है। विवाद अब तक ये होता था, शब्दों को कि सही जो कर सत्ता लीजिए होती भैया। थी, कहीं पे भी अगर जो लोग सत्ता पक्ष होती थी वो विपक्ष की बात सुनती थी, विपक्ष हर नीति पर उसके विरोध में बोलता था, उसको छुड़ने का क्षमता रखता था। लेकिन आज के दिन में क्या है, ये पहली बार ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन का विरोध करके जीतना चाहती है। ये कौन सा तरीका है साहब? झूठ का विरोध। अगर आपके झूठ का विरोध झूठ करते और हैं। जुमलों की तो आपके सरकार देखिए, है झूठ साहब। का विरोध। अभी 15 आपने लाख कहा आपने राकेश दे डाले। टिकैत को आतंकवादी कहा गया, किसने कहा? आपके पास कोई किसानों प्रूफ को है? इतना ज्यादा लाभ दे डाला। देखिए, अब आपने मैं कितनों आपको का बता रहा हूं, फैक्ट अरे, आपको बता रहा हूं ना। एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो समझ में आएगा। विनीत जी, मैं आप पर आऊंगी। राकेश टिकैत को आतंकवादी किसने कहा? आप बताइए जरा। किसानों को आतंकवादी किसने कहा? बिल्कुल, खालिस्तानी एक किसने मिनट, कहा? एक मिनट। आप डिबेट जीतना चाहते हैं तो आप गलत जगह पे आ गए। देखिए, झूठ मत इसके बोलिए। लिए सड़क पर खड़े होकर चिल्लाइए इस तरीके से तो स्वागत है आपका। नहीं, झूठ सड़क मत पे बोलिए। जाके। लेकिन जब आप किसी चैनलों पर चैनल आप आके जैसे बात लोग बैठ करते बैठ हैं, करके झूठ बोलते हैं, शांति गलत से है। एक मिनट, मैं मुद्दे झूठ पर तो बात सच करना बता चाहती हूँ। दीजिए, नहीं बोलना। मैं मुद्दे झूठ पर नहीं बात करना स्वीकार चाहती हूँ। एक मिनट विनीत जी और शुभांकर जी, मैं मुद्दे बात करना चाहती हूँ। मैं अभिषेक जी आप पर आती हूँ। जब बीजेपी और टीएमसी के बीच रस्सा कसी चल रही है, सत्ता की जंग जारी है, कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खाता न बही, भारतीय जनता पार्टी जो कह दे वही सही। आखिर आप देखिए, बंगाल में जो इस समय खून खराबा जो चल रहा है वो कैसे चालू हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब जिस जगह पे उसकी सरकार नहीं बन पाती है वो जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को मानती कि उसने धर्म के नाम पे पेटेंट करा रखा है। देखिए, धर्म या भगवान का नाम जो है
वो आदमी का, एक व्यक्ति का अभिषेक जी, निजी मैंने जो है। सीधा सवाल आपसे पूछा, आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है पश्चिम बंगाल मैं चुनाव में? आपके उस बात पे भी आ रहा हूँ, मैं आपके उस प्रश्न पे भी आ रहा हूँ, जी, लेकिन जी। मैं विनीत भाई की बड़ी देर से चर्चाएं जो थी उस जी, जी। बात का जवाब दे रहा था। जहां पे भारतीय जनता पार्टी जाती वहां पे खून खराबा चालू हो जाता अपने पर। जहां जहां पे आपकी सरकारें प्रदेश में, वहां पे तो आप सुरक्षा लोगों की कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी जगह पे क्या सुरक्षा करेंगे? अब आपकी बात है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से चीजों को देखती है, एक पॉजिटिव रूप में देखती है। वो ये देखती है कि हमें इस देश को बचाना है, उस देश को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, बिल्कुल हम करेंगे। अभिषेक जी, आप इतना देख रहे हैं ना कहीं आप लोग पिछड़ते जा रहे हैं। ये तो आपकी नजरों में पिछड़ते जा रहे हैं। नहीं, क्यों? देखिए जिस तरह से देखिए ये सत्ता, ये एक क्रम है। यूपी के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी सक्रिय है, पश्चिम बंगाल में कोई चेहरा क्यों नहीं? देखिए जहां पे, देखिए हमारी पार्टी को जहां पे जो लगेगा उसके हिसाब से काम करेगी, ठीक है। और जहां पे टीएमसी की बात है, हमारा उसके साथ पैरेलल पे कैसे क्या जाता है, कैसे क्या नहीं जाता, वो तो आला कमान तय करेंगे कि हमें किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे अपनी दावेदारी करके और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेगी, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन कोई अगर धर्म के नाम पे पेटेंट करके, भगवान के नाम पे अपना पेटेंट करके अगर आगे बढ़ना चाहता है तो देश का दुर्भाग्य है। अभिषेक जी, किस तरह से सीटें निकालेगी जब पार्टी के कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा ग्राउंड पे उतरा ही नहीं है? किस तरह से सीटें निकालेगी? चीजें आने तो दीजिए, आपको सामने दिखेंगी, चीजें आने दीजिए। अभी तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी आपस में ही उलझे हुए हैं, जनता देख रही, जनता जनार्दन है, और आने वाले समय पे वो भी दिखेगा, क्योंकि हमने कोई धर्म के नाम पे आपकी या कितनी लोगों के सीटों की नाम पे, दावेदारी है फिर? उन्होंने तो बोल दिया 205 हम, 200 पार हम, आपकी कितनी सीटों की आने दावेदारी वाले है? दिनों में आपको अच्छे से दिखेगी कितने सीटों पे दावेदारी है। हम बोल करके करें तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको अच्छे से दिखेगी। जी, शुभांकर जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि नई पार्टियों के अस्तित्व में आने से, जैसे फुरफुरा शरीफ में भी अब्बास सिद्दीकी का पार्टी अलग बना लेना इंडियन सर्कुलर फ्रंट के नाम से, तो क्या इससे आने वाले टाइम में टीएमसी को बड़ा नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि एक राजनीति को, बंगाल की राजनीति को समझने की बहुत दरकार है। जी, देखिए, बंगाल की राजनीति एक बहुत समय तक कम्युनिस्ट के हिसाब से चलती रही, फिर एक बदलाव आया, टीएमसी को लिया गया, कई नेता दल बदलते रहे, और आपने देखा कि हमेशा यही होता है, जब बिल्कुल एकदम चुनाव पास में आ जाता है तो जो दल बदलू नेता हैं उनको सारी खामियां दिखने लग जाती हैं, पहले नहीं दिखती हैं। तो उन नेताओं के बूते पर तो कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा भरोसे पे ज्यादा दिन नहीं चल सकती। जी, चाहे आप वो शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, मुकुल राय ले लीजिए। मुकुल राय को भाई सारदा के दिनेश सबसे त्रिवेदी ले बड़े, लीजिए। वही सारदा के इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा, उस पर से उनके ऊपर सबसे। अब मजे की बात बताइए, जिसको कहते हैं ना कि किल द विसल ब्लोअर, वो हो गया। आप तो वो कमिश्नर जो कि उसका जो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे राजीव कुमार, उसको लेके तो आपने 10 बार इंट्रोगेट किया, सिक्किम ले गए, सब कुछ किया। मुझे एक बार बता दीजिए, मुकुल राय की कब इंट्रोगेशन हुई? कितनी बार उस इंट्रोगेशन की बात मीडिया पर आई? भाई, राजीव कुमार ने सादा घोटाला नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया था। नाम बड़े थे शुभेंदु अधिकारी, नारदा, शारदा, यही तो बड़े नाम थे, इन्हीं के ऊपर तो आरोप लगते थे, और इन्हीं के वीडियो सबसे ज्यादा वायरल किया जाता था ट्विटर हैंडल्स पर, जो कि बीजेपी की ट्विटर हैंडल। आज वो एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि जब इन नेताओं के बूते पर, चाहे वो नई पार्टी बने, चाहे कोई बड़ी पार्टी जो कि इस समय देश की सबसे बड़ी कैश रिच पार्टी है, कोरोना के समय में अचानक 600 करोड़ का बढ़ोतरी हो जाती है, किस और पार्टी में हुई आप मुझे बताएं? यहां खाने के लाले पड़े थे, लोग अपने घर से चंदा लेके बीजेपी को दे रहे थे, लेकिन इसके बारे में हम लोग ना सोचते और हमारी सोच को बंद कर दिया जाता है। दरअसल चक्कर क्या है कि इस समय हम लोग एक अजीब सी एक राजनीति पे बीच में हम लोग शामिल हो चुके हैं। आप आर्थिक नीतियां देख लीजिए, आर्थिक नीतियों पर भी कहा जाता है वर्ग समूह। अरे साहब, आर्थिक नीति की बात करें, वर्ग समूह और इन सब की बात कहां से कर रहे हैं? एक अभी आपने सुना अमित शाह जी कह रहे थे, एक वर्ग के लिए, वर्ग का नाम लीजिए ना, कहिए ना कि मुसलमानों से दिक्कतें हैं। आप क्यों नहीं कहते कि जब जनता कहते हैं तो उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन जब आप वर्ग वर्ग बोल के करते हैं तो बेवकूफ नहीं है लोग। और मटुआ समाज की जहां तक बात करते हैं, शायद आपको न पता हो, इन्हीं जी को मैं बता दूं, मटुआ समाज का एक बहुत बड़ा, इनको नाम शूद्र भी कहा जाता है, उस कम्युनिटी की एक हिस्सेदारी है। और ये लोग जो हैं, ये बांग्लादेश में, इनका बहुत बड़ा तादाद बांग्लादेश में भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि वो हमारे लिए आज भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश और बंगाल में बहुत सा ट्रेड एक साथ चलता है, जिसको हम लोग ढाकाई साड़ी और छापा साड़ी कहते हैं ना, ये दोनों देशों के बीच में चलता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रेड चलता है, इसकी रोकने की क्षमता आप में भी नहीं है, हम में भी नहीं है।
तो कृपया जब आप कोई नीति की बात करें और जब उल्टी सीधी लोगों को जब पढ़ाना शुरू करें तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बंगाल की थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, समझिए, तब आके बोलिए। उसी हिस्ट्री को समझते हुए ही कहीं ना कहीं मतुआ समाज को साधने के लिए सीएए और नागरिकता के बल पर ही 2019 में शायद तक उन्होंने वो जो सीटें हासिल करने की जो कवायद की थी उसमें कहीं ना कहीं जीत हासिल कर थी। तो विनीत जी, क्या जवाब है आपका इन तमाम बातों पर? देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि डरा के रखते हैं जी। तो जब भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल होते हैं उनकी विचारधारा को देख करके, जब उनको लगता है कि हम वहां पर जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो जन कल्याण की, जो गरीबों की, गरीब शोषित वंचित को जो उत्थान की, जो विकास की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने की, जिसको इन्होंने आज तक रोक रखा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या 5 लाख का जो स्वास्थ्य का जो बीमा होता है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो इन सब योजनाओं को, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, उनको रोका जा रहा है। दूसरी बात, इन्होंने वर्ग की बात करी, तो वर्ग की अगर बात करते तो भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पूरे देश में चल रही है। आप देखिए, कोई भी बात करते हैं, कोई भी योजना, आप क्यों श्री राम के उस पर बिल्कुल, हम श्री राम की भी बात करेंगे। देखिए, चुनौती दे रहा हूं कि विकास के नाम पे आप बिल्कुल विकास के नाम पे भी बात करेंगे और श्री राम के नाम के साथ ही विकास करेंगे। किसी भी स्टेट में आप रोजगार दे नहीं सकते, लोगों को सुरक्षा दे नहीं सकते, सिर्फ क्या राम राज की अगर कल्पना करना, श्री राम के नाम, देखिए, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करने वाले, राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े करने वाले लोग के बलबूते आप बिल्कुल, हम राम के नाम के साथ ही चलेंगे, राम के नाम के साथ ही विकास का। देखिए, राम राज्य की कल्पना, मैं एक एक करके, एक सेकेंड, बिना राम राज्य की कल्पना के देश में विनीत जी, अभिषेक जी, हिंसक राजनीति होती रहेगी। अभिषेक जी, ये दोनों पार्टियां, अभिषेक जी, संघर्ष के जरिए हम मुद्दों पर बात करें, हम मुद्दों पर बात करें, हम मुद्दों पर बात कर लें। ये कांग्रेस के, देखिए, राहुल का ज्ञान, मुद्दों पे बात जो कीजिए ना, क्या 50 साल का अधेड़ जो युवा है इनकी पार्टी का, उसका ज्ञान लेकर के ये लोग चलते हैं। अरे भाई, चलिए ठीक है, एक मिनट, अरे ठीक, अभिषेक जी, एक मिनट, विकास के नाम, एक मिनट, मैं विकास पे ही बात कर लेती हूँ, मैं विकास पे बात कर लेती हूँ। राम राज्य की अगर कल्पना करते हैं तो जय श्री राम का नारा भी एक मिनट बोलेंगे विनीत जी, और विकास की योजनाएं भी लागू एक करेंगे। मिनट अभिषेक जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, एक देखिए, मिनट, पेटेंट आप लोग विकास का देखिए, मुद्दा मेरे उठाना को है, विकास पर बात कर लेते हैं। विनीत जी, आपने बोला पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हुआ है, लगातार भाजपा इसी को लेकर ममता दीदी को घेर रही है। आप बता दीजिए, 200 के सीट पार आएंगी आपकी, 200 से ज्यादा सीटें लेकर जीतेंगे, कौन से वो विकास के मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आगे चल के बीजेपी लड़ने वाली है? देखिए, हमारी जो योजनाएं हैं, सड़कों का जो जाल पूरे देश के अंदर जैसे सब जगह पर फैल रहा है, चतुर्भुज योजना, माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो योजना थी, आप देखिए सब जगह पर सड़कों का जाल तेजी से, जो 2014 से पहले, आपको यही नहीं पता, आप बोलते रहेंगे सड़कों की चीजें बंगाल में करोड़ों गुना अच्छी है, आपको यही नहीं पता। इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी की ज्ञान नहीं बांट रहे, बिल्कुल नहीं, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं जानकारी आपको। आप पर भी आऊंगी, पश्चिम बंगाल में कितनी गंदगी है, किस तरीके से वहां पे आप रोडों की बात करते, अब गंदगी लेकर के बैठ गए, ढेर है वहां पर। एक मिनट विनीत जी, एक मिनट अभिषेक जी, थोड़ा आप अगर अपनी पार्टी को लेकर समर्थन कर लेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, 125 साल पुरानी कांग्रेस आज पिछलग्गू बन के घूम रही है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसका कहीं पर भी वजूद नहीं बचा है, हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की बचा आवश्यकता नहीं है, आज वजूद नहीं बचा है, लेने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक जी, अभी आपने विकास की बात करी, 2 दिन की दो सांसद हुआ करते थे, तो उस चीज को मत कहिए आप। दो सांसद से अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कभी आप तो हम राष्ट्रवाद के ऊपर पहुंचे हैं, विकास की योजनाओं को लेकर पहुंचे हैं। एक विकास का नाम आप बता दीजिए। भैया, तो आप सारी बंगाल के विकास, अभिषेक जी, अभिषेक जी, विनीत जी, एक सेकेंड, करोड़ के घोटाले किए, अपने घोटालों की चिंता कीजिए, वित्त मंत्री, हम एक घोटाले आ जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा आपने विकास का मुद्दा उठाया, मैंने विकास ही को लेकर सवाल किया, उन्हें जवाब दे देने दीजिए। देखिए, पी चिदम्बरम साहब किसमें चले गए थे? घोटालों की वजह से गए थे। तमाम आप विकास की बात करिए विनीत जी, नहीं, सिर्फ मुझे ये जानना है पश्चिम बंगाल में क्या विकास होगा, क्या ममता दीदी नहीं कर पाई जो भाजपा सरकार करके दिखाने वाली, किस मुद्दों पर आप आगे बढ़ने वाले हैं? जो गुंडावाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचारवाद, लूटवाद है,
जो ममता जी का जो हिंसक राजनीति वहां पर खूनी संघर्ष चल रहा है वो सब समाप्त होगा। जो निर्ममता है, आप बताइए, वहां पर अगर बसंत पंचमी की पूजा करनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, दुर्गा पूजा के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किसी भी शिक्षा पर बात क्यों नहीं होती है? विकास का मुद्दा शिक्षा पे जाइए, रोजगार पे जाइए, कहाँ धर्म? आप पूरी बात होने दीजिए, आप अगर बीच में बोलते रहेंगे अभिषेक जी एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट, जी बोलिए विनीत जी। ये लगातार ऐसे लोग इसलिए बीच में उसको डिस्टर्ब करते हैं। देखिए सदन के अंदर भी यही हाल हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो उधर से शोर शराबा हल्ला मचा करके सिर्फ सच न पहुंचने पाए। जो विकास, हमारे पास समय कम है विनीत जी। विकास बताइए, विकास एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए। अगर आप बोलने नहीं देंगे, अगर आप अपने क्वेश्चन ही करते जाएंगे तो आप बोलते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। विकास की योजनाएं जनता जानती है। आप देखिए, अगर सांसद हमारे वहां पर चुने गए तो लोगों को विश्वास था कि जनता तक, अंतिम पंक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली का हो। आप सोचिए, आजादी के बाद 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये किसकी अव्यवस्था थी, किसके कुशासन की व्यवस्था थी? 2014 से पहले क्या स्थिति थी इस देश की? सिर्फ घोटालों का देश था। क्या सम्मान था इस देश का दुनिया में? आज विश्व में अगर एक मजबूत देश और अगर दृढ़ निश्चय वाली सरकार, एक ईमानदार सरकार अगर चल रही है, आज दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। आत्मनिर्भर भारत हुआ, आज वैक्सीन हम बना करके दूसरे देशों को भी दे रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंसक और दूसरे के कंधे पर कहीं पर आंदोलन जीवी पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग परजीवी होते हैं जो जा जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। दूसरे के कंधे पर बैठ करके 125 साल पुरानी कांग्रेस आज पिछलग्गू बन के घूम रही है। यही हाल रहा तो जीरो बनते देर नहीं लगेगी। जो सीटें बची हैं वो भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि देश में मोदी जी के विकास की स्वीकृति, विकास की योजनाओं की स्वीकृति जनता ने मोहर लगाई है उस पर। और पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीत करके आने वाली है और भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। यही बेचैनी है आपकी। आपको सत्ता दी थी, आपके पास सत्ता आ गई तो विदेशी पूंजी भंडार में भारत का कौन सा नंबर था? सारी बातों का एक जवाब यही दे दिया। देखिए भारत का 2014 से 2014 से पहले 2014 से पहले भंडार का नंबर 2014 से पहले इस देश को घोटालों की सरकार, घोटालों का देश कहा जाता था। यही देश घोटालों का देश कहा जाता था। अच्छा मेरा सवाल अभिषेक जी से है। एक सेकेंड अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे ये है कि टीएमसी के और बीजेपी के नेता एटलीस्ट ग्राउंड पर हैं, आपके नेता कहाँ हैं? देखिए, हमारे नेता जिस समय आना है वो आएंगे। हमारे अपने कार्यकर्ता कब आएंगे? इटली में। सुन लीजिए मेरी बात, जब जाएंगे विनीत जी आपकी बात सुन ली ना, नहीं पता किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इटली जाते हैं। आपकी बात सुन ली ना विनीत जी। अभी कल सदन में राहुल गांधी जी का भाषण आपने सुना, कह रहे इटली में है। नहीं, आपको कुछ पता ही अरे नहीं। कई बार जान दीजिए आप। देखिए कई बार पता ही नहीं चलता कि राहुल गांधी कब बैंकॉक चले जाते हैं, कब थाईलैंड चले जाते हैं, कब इटली चले जाते हैं। हम मुद्दे को ना मोड़े, मेरे पास समय कमी, हम मुद्दों को ना मोड़े। न इनके पास नेता है, न नियति है, न नीति है। आऊंगी। हम अपने संगठन सृजन पे काम कर रहे हैं और जनता के पास जाकर के उनके मुद्दों को देख रहे हैं, उनके मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं। दूसरी बात, नंबर तीसरी चीज, हम बेसिक मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम टीएमसी और भाजपा के चक्कर में आने वाले नहीं। बेसिक मुद्दा क्या आपको नहीं पता है? नहीं, हमें तो पता है। मैं आपके मुझसे जानना चाह रही हूँ, आपका एजेंडा जानना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का मुद्दा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो शिक्षा का मुद्दा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है अर्थव्यवस्था को कैसे उस स्टेट की मजबूत किया जाए, ये मुद्दा है। इन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं, उन पे हमें ध्यान देने की। जो हम दूसरे के मतलब आप ये चीज अपने आप को देखें, मतलब आप ये चीज मान रहे हैं ना कि ममता दीदी की सरकार में ये सब कमियां हैं? देखिए, हर सरकार में कमी होती है। मैंने किसी को ये बात नहीं कही है। मैंने सिर्फ इस बात को कहा, मैंने सीधे पूछा पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार में ये कमियां हैं जिसको आप पूरा करने की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था कमजोर है, शिक्षा कमजोर है। जिस सरकार में जो कमी है, जिस सरकार में नहीं, हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात आप बोलिए, शुभांकर जी यही मौजूद है, वो जवाब देंगे आपको। आप बताइए। ये बात कह रहा हूँ, हर सरकार में कमियां होती है, हम उन कमियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। हम बंगाल सरकार की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, आप डायरेक्टली बोलिए ना कि बंगाल सरकार में क्या कमियां हैं। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात ही नहीं है। देखिए,
जहां पे शिक्षा में कमी है उन कमियों को हम दूर करेंगे, जहां पे रोजगार की बहुत शिवांकर बड़ी जी कमी देखिए, है, अभिषेक जी उनको तो भी सीधे दूर सीधे करेंगे। बोलेंगे नहीं, मैं बोल दे रही हूँ। उनका कहना साफ है, टीएमसी सरकार में कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको हम पूरा करेंगे, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि नेता अभी तक ग्राउंड पर नहीं उतरे, लेकिन नीति तैयार है उनकी। आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बीच में जब तक ये चिल्ला-चिल्ली चल रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं आप आशा करता तो हूँ कि खुश थे बाकी आज। लोग बोलेंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस बात को समझिएगा। चक्कर क्या है कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि बंगाल की बात करते हैं, अभी आपने कांग्रेस की बात पूछा, आपने बीजेपी से पूछा, उन्होंने कहा 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, ये भूल गए। उसमें इन्होंने 6 साल अटल जी की भी सरकार को काउंट में ले लिया, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जब बंगाल की बात आती है तो मैं एक बात देखिए बताऊं आपको, उस तो स्वर्णिम काल को देखिए, आप इसको अटल आप जी की अगर सरकार कहें को तो मत मैं आपसे जोड़िए। आज्ञा ले विनीत जी, लूंगा। मैं आप- अटल जी की सरकार को आप मत ही चला बोलिए। लीजिए, विनीत जी, जिससे आप बोल पूछा जाएगा लीजिएगा, मैं जवाब आपको आप ही समय को देना है। दूंगी। मैं जवाब दीजिए, लेकिन सही बात मैं बोलिए। आपको अटल जी के अटल सही 6 साल आपका सही स्वर्णिम नहीं काल बोलूंगा। थे। आपका सही मैं सही को नहीं बोलूंगा जी, ना, मैं शिवांकर अपनी जी बात को बोलिए। रखूंगा। आप अपनी सही अपने वक्त पे बोलिएगा, ठीक। तो चक्कर क्या है, तो खैर अटल जी को भी आपने उसमें से आपने करप्शन में तो डाल ही दिया। खैर कोई बात नहीं, आप अभी तो सिर्फ एक ही एक हैं इस समय, है मोदी शाह वही इनका रहा, बस वही है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं, एक छोटी सी बात पूछूं आपसे। जब आप बंगाल की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि बंगाल में कोई काम नहीं हुआ, वहां शिक्षा, आपने कहा किसानों के लिए, आपने शिवांकर जी, कृषक बंधु, मैं एक एक करके एक मिनट, मैं कृषक बीजेपी बंधु में आपने आ पढ़ा जाऊंगी, है? मैं बीजेपी में आ कृषक जाऊंगी। बंधु पूछा, एक मिनट, मेरी कृषक बात तो बंधु। सुनिए, मैं बीजेपी पर आ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि उनको अभिषेक जी को कहीं जाना है, तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो हमें छोड़ देंगे। उन्होंने बोला कि वहां पर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, जिस तरह से उन्होंने बोला हम सही करेंगे, तो उनकी बात का जरा आप जवाब दे देते तो थोड़ा एक सही। बात जरूर कहूंगा, आपने शायद अभिषेक जी को सुना नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सुना। उन्होंने एक बात कही जरूर, लेकिन ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी मुंह में बात डालना। तो फिलहाल जो है वहां पे बंगाल में देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो वहां का एजुकेशन सिस्टम आपको मैं बता दूं, वो दूसरे प्रदेश, यहाँ तक कि यूपी में अभी तो एजुकेशन सिस्टम देश का किस तरीके से कर दिया गया, आधा अधूरा। हमने बस सिर्फ नकल करना सीख लिया, हमने विदेशों का नकल किया, ए लेवल प्रोग्राम्स को यहाँ पे अपने ढांचे में ढाल दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि अचानक जो हम इसकी तब्दीली कर रहे हैं, उसका ट्रांजिशन प्लान क्या होगा। हर देश की अपनी एक नीति होती है। तो बंगाल की बात करते हैं, एक बार प्लीज वेस्ट बंगाल बोर्ड को जरा पढ़िए, वहां पे बैठ के काउ साइंस के ऊपर रिसर्च नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, जरा देखिए IIT खड़गपुर जाइए, जरा देखिए वहां पे लोकल लेवल पर किस तरीके से रिसर्च वर्क होता है। शांति निकेतन जरा जाइए, धर्म और ये मंदिर और मस्जिद छोड़ के एक बार शांति निकेतन जाइए, ताज्जुब होगा आपको कि पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग रिसर्च वर्क कैसे करते हैं, आर्ट के ऊपर कैसे बात करते हैं। आर्ट देखिए, जो आप कहते हैं दुर्गा पूजा नहीं होती, आपको ताज्जुब होगा दुर्गा पूजा के ऐसे ऐसे पंडाल बनते हैं। जब टाइटैनिक मूवी रिलीज तो पूरा टाइटैनिक बना दिया गया, खीर से वहां पे मूर्तियां बना दी जाती हैं। अब विनीत जी को यही नहीं पता, वो कह रहे कि अभी भी जाके बसंत पंचमी और इसका परमिशन की बात कर रहे हैं। हंसी आती है, आपको नहीं पता है जितनी दुर्गा पूजा और जितनी बसंत पंचमी की पूजा बंगाल में, ममता दीदी में भी साहस नहीं उसको रोकने का। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो अपनी सरकार का नाम लेके बोल रहा हूँ, किसी में साहस नहीं है। देखिए साहस की बात तो नहीं, साहस तो आपने दिखाया, साहस तो आपने दिखाया। अभी मेरा अपराध को बढ़ावा देने में आपने साहस दिखाया, विकास करने में साहस नहीं दिखाया आपने। हम आपकी सुन लेंगे, हम आपकी सुन लेंगे, हम आपकी सुनेंगे। नहीं, हम आपकी सुनेंगे, बोलिए शुभंकर। जिस समय हाँ इनको कहाँ खलती है बात, हाँ हम एक चीज जरूर नहीं करते, हम सड़क पे बैठ के वहां पे काली उवाच नहीं करेंगे, दुर्गा उवाच नहीं करेंगे। हम सड़क पे पूरा रास्ता जाम करके वहां पे हम हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना हिंदुत्व सिद्ध नहीं। शुभंकर जी, मैं थोड़ा जल्दी चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जल्दी जल्दी बता दें कि किस तरह से, क्या जिस तरह से अलग अलग जो पार्टियां अलग हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो उससे क्या आपको राजनीति में कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आपको झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके सांसद भी आपका दामन छोड़ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए एक बात बता दूं, नेता आते जाते रहेंगे, जब एक जगह खाली होती है तो ऑटोमेटिकली वहां में जो दूसरे ने, जो जिस कार्यकर्ता ने ज्यादा मेहनत की होगी, उसके लिए एक आयाम खुल जाता है, उसके लिए एक राह खुलता है, एक नए नेता का राह खुलता है। लेकिन मैं भाजपा के लिए मैं पूछना चाहता हूं, जब उनको टीएमसी और कांग्रेस से इतनी दिक्कत है, तो उन्हीं के नेताओं को तो तोड़ के वहां की राजनीति को सुधारने पर चले हुए हैं। उनको शुभेंदु अधिकारी की भी जरूरत है, उनको मुकुल राय की जरूरत है, उनको अर्जुन सिंह की जरूरत है। ये वही लोग हैं जिनको ये लोग गुंडा, इनको ये लोग करप्ट नेता बोलते हुए दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा कि मेरा दम घुटता है टीएमसी में, ऐसा क्या हो रहा है कि दम घुट रहा है सांसदों का? देखिए ऐसा होता है ना कि अभी एक नैरेटिव फैलाया गया है, एक भ्रम फैलाया गया है
कि वहां पे जो है बीजेपी बहुत जोर से बदलाव ला रही है, और अगर आई तो हम बदले की राजनीति करेंगे। तो जिन नेताओं में थोड़ा सा डर अंदर बैठ गया है ना, तो वो उनकी भाषा बोलना शुरू कर चुके हैं, वो अपना रूप दिखाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब इन्होंने प्रूव कर दिया है कि इनके पास एक वॉशिंग मशीन और एक वॉशिंग पाउडर है, जिससे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे जितने भी इनके पाप हैं वो सब धुल जाएंगे वहां पे जाके। तो इन्होंने वो गंगा जल पता नहीं वो कौन सा वहां पे लेके गए हैं, जिसके ऊपर छिड़क देते हैं, मुकुल राय आए, छिड़का, मुकुल राय साफ हो गए, बगल में बैठ गए। शुभेंदु अधिकारी आए, उनको जाके वही गंगा जल ममता जी के ऊपर भी छिड़का जाएगा और पश्चिम बंगाल की जनता छिड़केगी। तो इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता छिड़कने वाली है वही गंगा जल, नीति नहीं, ममता जी के ऊपर। एक जवाब दीजिए, दे पाए वही गंगा जल ममता जी के ऊपर। एक आखिरी सवाल, राज्यपाल बंगाल की वित्त मंत्री नहीं है ममता दीदी, उसके बावजूद वो बजट पेश करती है, राज्यपाल से इजाजत लेती हैं। फिर आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री का बजट पेश करना कुछ थोड़ा अनयूजुअल नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, यूपी में आप हैं, राइट? आप मुझे बताएंगे कि जब यूपी का बजट जब पेश होता रहा है, इससे पहले तक वित्त कितनी बार मुख्यमंत्री के हाथ में रहा? कितनी बार वित्त मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अब मुझे बताइए, अगर वित्त अगर मुख्यमंत्री के हाथ में रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर अभिभाषण दिया तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया कि अगर उसको प्रस्तुति कर दी? विनीत जी, बात नीतियों की होती है, बात ये नहीं होता प्रस्तुत कौन कर रहा है इसकी बात नहीं होती, प्रस्तुत क्या किया जा रहा है वो देखने। लेकिन एक मुख्य वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करे, विनीत जी किस तौर पर देखते हैं आप? देखिए, मैं बार बार कहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने अपने कुशासन की व्यवस्था बताई कि पश्चिम बंगाल में कैसे कैसे ममता जी डरा करके लोगों को, जब तक उनकी पार्टी में रहते हैं लोग तब तक मुकदमे नहीं लगते हैं, जैसे ही उनकी पार्टी कोई छोड़ता है उनसे त्रस्त होकर के तो उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। ये है डराने की बात, डराने वाली सरकार वहां पर चल रही है, लेकिन उस डर और भय से जनता मुक्ति चाहती है, और जनता ने लोकसभा चुनाव में भी दिखा दिया है, और विधानसभा चुनाव में मैं आपको बार बार ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। यही खिसकती हुई जमीन ममता जी की, इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए वो अभिषेक जी आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्या अपनी कांग्रेस किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने वाली है पश्चिम बंगाल में, और क्या वो टीएमसी का दामन थामेगी? क्या गठबंधन की ओर बढ़ेगी? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया हम किस आधार पे काम कर रहे हैं, नंबर एक चीज, और नंबर दूसरी चीज, हम किसका हाथ थामेंगे किसका नहीं थामेंगे ये चीज अलग की बात है, उस समय वो आपको दिखेगा। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ रहा, हमें अपना काम करना है, वो आने वाले टाइम पे आपको दिख जाए। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के अभिषेक बाजपेयी, टीएमसी नेता शुभंकर भट्टाचार्य, वहीं विनीत शुक्ला बीजेपी नेता जो आज हमारे साथ जुड़े थे इस मुद्दे पर, जहां सीए को लाने की बात हो गई है, वहीं विकास की राह पकड़कर परिवर्तन की बात हो रही है। हालांकि 2011 में टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने भी परिवर्तन की राह पकड़ के ही 10 सालों में अपने आप को बनाए रखा था। वहीं देखना अहम होगा क्या बीजेपी में कुछ बदलाव लेकर आएगी या नहीं। इसी के साथ और भी देखना यह होगा कि क्या इस बार परिवर्तन की बहार आएगी, या फिर टीएमसी का दबदबा बरकरार रहेगा, या कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मिलकर कुछ कमाल करके दिखाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, मैं फिर हाजिर होंगे एक नए गर्म मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।